आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी फिर से मुगल एम्पायर के बारे में पूछा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। मुगल्स के बारे में पूछा है, देखिए। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। योग वशिष्ठ was translated into Persian by Nizam-ud-Din Panipati during the reign of। अभी फिर ए है अकबर है, बी है आपका हुमायूं, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। फिर से हमारा धर्म संकट पैदा होता है। क्या कहाँ कहाँ से ये फैक्चुअल चीजें लाते हैं। कौन ये निजामुद्दीन पानीपति। अरे पानीपत हमको पता है, बैटल्स जहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये कौन पानीपति वहां से पैदा हो गया। और नाम तो निजामुद्दीन लगा रहा है। हमें और एक निजामुद्दीन पता है, एक बड़े सूफी सेंट है निजामुद्दीन औलिया, जिनकी वजह से हमारा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम अभी आता है। ये पानीपति कहाँ से पैदा हो गया अभी है। पैदा हो तो गया, ऊपर से उसने कुछ लिख दिया योग वशिष्ठ है, जो कि कहीं हिंदुइज्म और संस्कृत वर्ड है, वैदिक टाइम का वर्ड है। उसकी बात हो रही है। एक मामला क्या है। तो जाहिर सी बात है ओवरऑल फिर से फिलोसफी और आइडियोलॉजी ध्यान में रखनी है। सारे एम्परर्स जो है ऑप्शन में वो मुगल्स के, तो मुगल एरा का ये क्वेश्चन है। इसका मतलब निजामुद्दीन पानीपति मुगल एरा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल मुगल एरा की जो फिलोसफी है वो क्या है। भक्ति और सूफी ये दोनों जो फिलोसफिकल ट्रेडिशन है या रिलीजियस ट्रेडिशन है, दोनों एक साथ आ रहे हैं। दोनों का एजेंडा सेम ही है। कल्चरल हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी, सोशल हार्मनी, सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रिलीजियस आपका वर्शिप, ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सूफी सेंट होंगे, और उन्होंने बेसिकली भक्ति सेंट्स के कांटेक्ट में आने की वजह से संस्कृत टेक्स्ट बेसिकली आपका पढ़ा होगा, संस्कृत सीखा होगा, या एटलीस्ट किसी से बेसिकली सुना होगा, और फिर उसको ट्रांसलेशन करने का उन्होंने डिसीजन लिया है। फिर हमें क्लिक होगा कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें औरंगजेब का तो हमें पता है। औरंगजेब ने सब बैन किया था, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, राइटिंग, ठीक है, लिटरेचर, और जो ट्रांसलेशन वगैरह होता है सब कुछ। औरंगजेब तो नहीं आ सकता है। शाहजहां भाई साहब को इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर, इनके अंदर ज़्यादा लिटरेचर वगैरह आया नहीं है, कुछ एक आध दो आया होगा, पर इसमें ये योग वशिष्ठ ट्रांसलेट हुआ है ऐसा तो दिखता नहीं। हुमायूं का बहुत पढ़ने लिखने का शौक था, बट फिर से हमें पता है हुमायूं तो राज खुद कर नहीं पाए थे, खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। उनके अंडर कुछ होगा नहीं, बचेंगे हमारे अकबर। ऑटोमेटिक कौन बचते हैं, अकबर बचते हैं। और अकबर जो है हमें पता है, जो मुगल एम्पायर में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया वो अकबर ने किया था। और उस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का पर्पस क्या था, संस्कृत और अरबिक लैंग्वेज के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसको ट्रांसलेट करना पर्शियन लैंग्वेज में। यह अकबर के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव था। और अकबर ओवरऑल सेक्युलर पॉलिसी मेंटेन करते थे, रिलीजियस टॉलरेंस मेंटेन करते थे। और अकबर की ओवरऑल फिलोसफी पता है, दीन ए इलाही की, जहाँ पे वो सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट लेंगे और सारे रिलीजन की फिलोसफी जानना चाहेंगे। तो फिर वाजिब सी बात है कि अकबर अगर जानना चाहेंगे तो निजामुद्दीन पानीपति जैसे लोग फिर योग वशिष्ठ एक संस्कृत वर्क है उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करेंगे। ये लॉजिक लगेगा और हमारा सही चुनाव आएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग नाम होने के बावजूद हम सही आंसर की तरफ आ रहे हैं। ये सॉल्व करने का तरीका है। आइए, तानसेन। ठीक, तानसेन तो सबको पता होता है, और अकबर के साथ जुड़े हुए हैं ये भी सबको पता है, पहले स्टेटमेंट में भी दिया ही है। 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक, 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तानसेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछ रहा है। देखते क्या है। तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। फिर जाहिर सी बात है कि पहले बार जब हम पढ़ेंगे तो फिर तुरंत हमें लगा यस स्टेटमेंट सही है। क्यों, अरे अकबर के अंडर तो थे तानसेन। जाहिर सी बात है तानसेन जो है उनको ये टाइटल दिया होगा अकबर ने। पर हमें 2 मिनट सोचना है कि तानसेन बेसिकली जो है, भले ही उनका टाइटल नहीं हो, तानसेन एक नाम है, वो एक तरीके का पेट नेम था। तानसेन का ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे है, पर तानसेन कोई टाइटल नहीं है। तानसेन एक उनका, उनके प्रोफेशन की वजह से लोग उन्हें तानसेन के नाम से जानने लगे थे। जैसा हमारा मूवीज में होता है, राजीव भाटिया जिसको हम अक्षय कुमार नाम से जानते हैं, कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि अक्षय कुमार का असली नाम राजीव भाटिया है। क्यों, बॉलीवुड बॉलीवुड में आ गए, पॉपुलर हो गए अक्षय कुमार नाम से। वैसे बेसिकली क्या है, तानसेन का असली नाम कुछ भी हो,
वो पॉपुलर हो गए तानसेन नाम से। तो तानसेन एक नाम ही है, वो टाइटल नहीं है। और यहाँ पे है कि तानसेन वाज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है, ठीक। तब पता चलेगा कि तानसेन टाइटल नहीं है, ओके। फिर दूसरा क्या है, तानसेन कंपोज ध्रुपद्स और हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। दूसरा क्या लिखा है, तानसेन कंपोज ध्रुपद और हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, यस। तानसेन ध्रुपद स्टाइल ऑफ जो सिंगिंग और म्यूजिक है उसके लिए बहुत फेमस थे, और ध्रुपद का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, है? और ध्रुपद हिंदुइज्म से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल है। तो हिंदू और गॉड्स और गॉडेस के बारे में ध्रुपद या म्यूजिकल सॉन्ग्स और जो आपके ट्यून्स है वो कंपोज करना बड़ी बात नहीं है तानसेन के लिए। तानसेन एक वर्ल्ड फेमस गायक है, तो सही है। फिर तानसेन बेसिकली कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स, ये बात भी सही है, क्योंकि हमें क्या है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये चुनना है, और पहले से ही हमें पता है ऑप्शन ए गलत है, तो ऑटोमेटिक बाकी स्टेटमेंट हमारे सही है। फिर भी हमें पढ़ने हैं स्टेटमेंट पढ़ के फिर हमारा डिसीजन देना है। और तानसेन इन्वेंटेड मेरी राग। तानसेन ने बहुत सारे राग इन्वेंट किए थे, गाना गाते हैं तो राग उसमें आते ही है, बहुत भी सही है। तो हमें राग मेघमल्लार पता है, और राग दीपक पता है जिसके लिए तानसेन फेमस है, कि पानी से तानसेन ने दिए जलाए थे, ऐसा सुनने को हमको मिलता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा गलत स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, एम्परर अकबर ने उसको एक टाइटल दिया था, उस टाइटल का नाम है मियाँ, है। मियाँ तानसेन जो बोलते हैं ना, तो मियाँ ये टाइटल जो है किताब, वो अकबर ने दिया था, ठीक, ना कि तानसेन ये टाइटल। तानसेन एक टाइटल था ही नहीं, नाम था वो, ठीक। तो इस तरीके से हम सही चुनाव की तरफ आ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर से मेडिवल इंडिया के बारे में कुछ पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस, ओके। और करेक्ट सीक्वेंस क्या है वो देखते हैं अभी। करेक्ट सीक्वेंस क्या पूछा है, ये क्वेश्चन देखिए। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि एंशियंट हो या मेडिवल हो, आर्ट एंड कल्चर के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो रेवेन्यू टर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स या यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन आता है, कि उस समय प्रोविंस को क्या कहते थे, उस समय डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे। तो यही एक क्वेश्चन है, मुगल एम्पायर के टाइम का एक क्वेश्चन है। और प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट है, इनका सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, एज पर इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, है। साइज के हिसाब से कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है, ये हमें बताना है। छोटे से बड़े तक आना है, ठीक, छोटे से बड़े तक आना है हमें। और इसलिए जरूरी क्या है कि आपका देखिए, पहला है परगना, दूसरा है सरकार, तीसरा है सूबा। ऑफ कोर्स ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये टर्म्स अगर पता है और किस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्या बोलते हैं ये अगर ठीक से पता है, तभी वो असेंडिंग डिसेंडिंग आएगा, नहीं तो वो फिर वो आपको क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है। फिर भी देखते हैं, सरकार, परगना, सूबा, सेकंड ऑप्शन। तीसरा है सूबा, सरकार और परगना, और चौथा है परगना, सूबा और सरकार, है। अभी सारा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्या मामला है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ओवरऑल अगर मेडिवल इंडिया हम पढ़ते हैं तो कभी भी बेसिकली प्रोविंस को परगना के नाम से नहीं जानते थे, है। प्रोविंस को परगना के नाम से कभी जानते नहीं थे, परगना को हमेशा छोटे यूनिट में देखते थे, है, स्मॉल यूनिट, ठीक है। फिर सूबा जो है, एक टर्म हमें पता होता है सूबेदार, ये टर्म तो हम कॉमनली सुनते हैं। और सूबेदार एक बड़ा ओहदा होता है, बड़ा एक पोस्ट या पोजीशन होता है। और अगर सूबेदार एक बड़ा पोस्ट या पोजीशन है तो सूबेदार सूबेदार कौन होता है? किसी एक सूबा नाम का एरिया होगा, उसका जो हेड होगा उसको सूबेदार बोलते हैं। मतलब सूबा एक तरीके से एक एरिया है और एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। एंड इन टर्म्स ऑफ देयर साइज पूछा है, मतलब सूबा बहुत बड़ा बड़ा एरिया होगा, ठीक है, आज के स्टेट की तरह होगा वो, और उसका हेड सूबेदार होता है। तो मान लीजिए ये सबसे बड़ा है और फिर ये सबसे छोटा है, तो बीच वाला आपको मिल जाएगा सरकार, है। बीच वाला जो यूनिटी आपको सरकार मिल जाएगा, और उसी हिसाब से आप सही चुनाव कर सकते हो। और अगर और किसी ने स्पेसिफिकली पढ़ा है तो आपको ये भी ध्यान में आएगा, सरकार जो है ये क्या है, सरकार आपका डिस्ट्रिक्ट होता है। और वो शेर शाह सूरी ने लाया था, वो शेर शाह सूरी ने लाया था। अगर ये पता है तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा, और आंसर ए हमारा सही ऑप्शन है, छोटे से बड़ा, परगना, सरकार और सूबा।
ये करेक्ट सीक्वेंस है। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन आएंगे और हमें सॉल्व करना है। देखते हैं। अब देखिए और एक फिर से, जैसे मैंने बताया मुगल एम्पायर के समय का बहुत सारे टर्म्स है, ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, ये मुगल टाइम्स के ही है। अनुरंग, जो स्टेट के ट्रेजरी का इंचार्ज होता था उसको अनुरंग बोलते थे, ऐसा मेंशन किया है। दूसरा है बनिया, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा मिरासदार या मिरासीदार, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेवर ऑफ द स्टेट। अभी इसको देखने के बाद अनुरंग तो पता नहीं चलेगा, सर से ऊपर चला जाएगा, बाउंसर चला जाएगा। पर बनिया तो पता है यार, रोज मान के जीवन का टर्म है। बनिया बेसिकली हमें पता होता है, बनिया एक हमारा बिजनेसमैन होता है उसको बनिया कहते हैं, या दलाल होता है उसको भी बनिया कहते हैं, और दलाल का मतलब एजेंट होता ही है। तो ये स्टेटमेंट सही है? ये सही लग रहा है, दो सही है, तो तीन जो है हमारा निकल जाएगा, है ऑप्शन सी निकल जाएगा। पहले ए बी और डी में से चुनना है, ए बी या डी में से चुनना है। अभी फिर से ए तो पता नहीं आ रहा क्या है, सी देखते हैं क्या है। मिरासीदार, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट है, तो जाहिर सी बात है मिरासीदार जो है वो आपका रेवेन्यू पेयर था, क्योंकि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से ही जुड़ा हुआ टर्म था। जैसे मुगल एम्पायर में जागीर सिस्टम थी और जागीरदार थे जिनको जागीर मिलती थी, है उसी से कनेक्टेड ये मिरासी या मिरासीदार आपका टर्म आता है, और वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल सही बैठता है। तीसरा हमारा सही है? तीसरा सही है, तो जाहिर सी बात है कि ए निकल जाएगा, है ए निकल जाएगा, और ए निकल जाएगा तो डी भी जाएगा, क्योंकि ए में 1 था और ए जाएगा तो डी में भी 1 है, तो डी भी निकल जाएगा, है और हमारे पास सिर्फ एक ही बचेगा 2 और 3। हमारे पास क्या बचेगा? 2 और 3, एक ही ऑप्शन बचेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, और अपने आप ए के बारे में ज़्यादा पता ना होने के बावजूद हम सही चुनाव तक आ जाएंगे, है। तो अनुरंग क्या था? वो इंचार्ज ऑफ वेयर हाउस था, है ये वेयर हाउस का इंचार्ज है, ना कि ट्रेजरी का, है ट्रेजरी का नहीं है, ये वेयर हाउस का इंचार्ज है, इसलिए वो गलत है। बनिया सही है, मिरासीदार भी सही है। तो इस तरह से हम सही चुनाव की तरफ आ गए।